नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के अध्याय संख्या 8 को अपने शुरू करने जा रहे हैं। हमारे अध्याय 7 पूरे हो चुके हैं, जिनमें हमने इतिहास के विभिन्न विषयों को जाना है। कक्षा 6 के अध्याय 8 के अंतर्गत अपने ऐतिहासिक यानी मध्यकालीन से पूर्व जो क्या है पौराणिक इतिहास है, अपना प्राचीन इतिहास जो चल रहा है, उसके जो कृषि, गांव, शहर आदि जो क्षेत्र थे, उनमें साधारण जनजीवन कैसा था या फिर उनके अंतर्गत जो जीवन जिया जा रहा था उसके लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी, किस प्रकार के नए इन्वेंशंस यानी आविष्कार हो रहे थे, उन चीज़ों के बारे में अपने इस अध्याय से शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या है, जो हमारा जो पीछे वाला अध्याय था सम्राट अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद जो क्या है चेंजेज आते हैं भारत में, वो क्या है कई प्रकार के रहते हैं। यानी जैसे कुषाण वंश का शासन रहता है, शुंग वंश शासन करता है, ठीक है, या फिर गुप्त वंश शासन करता है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे वंश आए उसके बाद, जिन्होंने क्या है भारत पर राज किया। लेकिन उनमें से कोई भी जो वंश था या कोई भी जो राजा थे, वो इतने प्रभावशाली नहीं थे जो क्या करते थे, क्या कर सकते थे, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सकते थे, ठीक है। और उसी का नतीजा क्या है, बुरे तरीके से अपने को भोगना पड़ता है। लेकिन इस अध्याय में क्या है, जैसे एक और वंश का नाम बता देता हूँ मैं, सातवाहन वंश। तो ये सब कुछ चीज़ें चलती आती है इनके लिए, तो इनके बारे में अपने थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये सारे वंश जो थे, इन्होंने कितने समय तक या कौन से मुख्य क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया था। तो चलिए पहले इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो बीच का बेसिक कंसेप्ट है वो बीच में छूटना नहीं चाहिए। तो पहली चीज़ कल मैंने बताया था कि 2300 वर्ष पूर्व क्या शुरू हुआ था, मौर्य वंश का शासन शुरू। और कब तक चलता है ये, लगभग 2200 वर्ष पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व तक यह शासन चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, यानी वह निमनता की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ क्या है, कुछ नए राजवंश यहाँ पर क्या है अपना स्वामित्व साबित करने में सफल होते हैं या आ जाते हैं। जैसे पश्चिमोत्तर में तथा भारत के पश्चिमोत्तर भाग में या तथा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में क्या है लगभग 100 सालों तक क्या है हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। हिंद यवन राजाओं का शासन लगभग 100 वर्षों तक, लगभग 100 वर्षों तक इस क्षेत्र पर क्या है हिंद यवन शासकों का राज रहता है। इनके बाद यानी हिंद यवन शासकों के बाद जो भाग पश्चिमोत्तर भाग था, उसी पर पश्चिमोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत पर क्या है शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन था। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में शक नामक एशियाई शासकों का शासन
ठीक है। ये सारे के सारे जो वंश अपने पढ़ेंगे वो सारे के सारे वंश जो है वो मौर्य साम्राज्य के बाद के हैं, ठीक है। और इनमें से कोई भी क्या है, मौर्य शासन जितना प्रभावशाली नहीं हो सका, क्योंकि किसी ने भी संपूर्ण भारत पर शासन करने का इनमें से किसी भी वंश को मौका नहीं मिला, या फिर इनमें से किसी वंश के पास इतने ताकतवर राजा या शासक नहीं थे जो पूरे भारत पर शासन कर सके, ठीक है। अब इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे थे, ठीक है। लंबे समय तक चलते रहे कुछ राज्य, जब तक कि शक शासकों और गुप्त शासकों से जो शक शासक थे उनको गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। यानी ये जो राज्य थे, इस क्षेत्र में राज्य बने थे शक शासकों के, वो लगभग 500 वर्षों तक चलते रहे। लेकिन बाद में क्या होता है, इन शक शासकों की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है, और ये हारते किससे हैं, गुप्त शासकों से, ठीक है। यानी मौर्य वंश के बाद अगर कोई प्रभावशाली वंश हुआ था, जिस ताकतवारी वंश हुआ था, तो गुप्त वंश आता है उसका नाम, ठीक है। और गुप्त वंश के बाद, शकों के बाद क्या है, कुषाण शासकों ने, यानी इस क्षेत्र पर शक के बाद कुषाण शासकों ने शासन किया, ठीक है। यानी मौर्य के बाद हिंद यवन शासकों ने, उसके बाद शक नामक एशियाई शासकों ने, और उसके बाद कुषाण शासकों ने, ठीक है, स्थापित किया। अब ये क्या है, मौर्य साम्राज्य का एक ही भाग था, कौन सा, उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर भाग, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है। अब जो उत्तर तथा मध्य भारत के भाग हैं, उत्तर तथा मध्य भारत के ठीक है, उत्तर तथा मध्य भारत के जो भाग है उनमें मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, शासन किया। अब पहली बात तो ये कि मौर्य सेना नायक है तो ये मौर्य वंश का नहीं है, इसने क्या है, शुंग वंश की स्थापना की थी अंतिम मौर्य शासक को मारकर। उसका यह सेनापति था और उसको इसने उसको यह मार देता है और स्वयं शुंग वंश की स्थापना करता है, ने राज्य की स्थापना की। और शुंग के बाद जो वहाँ के शासक बने वो थे कण्व, यानी शुंग के बाद जो शासन करने के लिए आए वो कण्व थे, ठीक है। उसके बाद तथा कुछ और वंशों का शासन वहाँ पर चलता रहता है और लगभग 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की वहाँ पर स्थापना होती है, ठीक है। लगभग 1700 वर्ष पूर्व वहाँ पर गुप्त वंश का शासन शुरू होता है, ठीक है। यानी पहले शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, फिर कण्व वंश और फिर गुप्त वंश वहाँ पर शासन करता है उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन किसका रहता है, पश्चिम तथा मध्य भारत में शासन करने वाले शासक थे सातवाहन वंश के, यानी मध्य और पश्चिम भारत में सातवाहन वंश का शासन चलता रहता है। 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन वंश राज्य जो है वो लगभग 400 सालों तक टिका रहता है और 1700 वर्ष पहले मध्य व पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित होता है। यानी सातवाहन के बाद ये तो 2100 वर्ष पूर्व शुरू करते हैं इस क्षेत्र में राज, और उसके बाद आते हैं वाकाटक जो आते हैं 1700 वर्ष पूर्व,
इनका शासन 1700 वर्ष पूर्व शुरू होता है, इनका 2100 वर्ष पूर्व होता है। ये 400 साल तक शासन करते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर वाकाटक शासन का स्थापन होता है। उसके बाद बचता है दक्षिण भारत, ठीक है। उसके बाद का जो क्षेत्र बचता है वह रहता है दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत के अंतर्गत क्या होता है, लगभग 2200 से 1800 वर्ष के बीच में चोलों, चेरों और पांड्यों ने राज्य किया। 2200 से 1800 वर्ष पूर्व चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य वहाँ पर शासन करते हैं। और उसके बाद 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्य स्थापित होते हैं। 1500 वर्ष पूर्व चालुक्य, एक तो क्या है चालुक्य शासन आता है और एक है पल्लवों का, पल्लव वंश, ठीक है। चालुक्य वंश और पल्लव वंश का शासन दक्षिण भारत में स्थापित होता है, ठीक है। तो यह शॉर्ट फॉर्म बता दी गई है मेरे द्वारा आपको कि जो पूरा का पूरा भारत था उसके ऊपर शासन किया किसने, मौर्य वंश ने। और बाद में जब मौर्य वंश का पतन शुरू हुआ तो उसके अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग प्रकार के वंशों ने अपने शासन स्थापित किए, ठीक है। उनको अपने देख लेते हैं कि भारत को क्या है 4 भागों में बांट दिया है। प्रथम भाग क्या रहेगा, पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत, ठीक है। दूसरा भाग उत्तर तथा मध्य भारत, तीसरा भाग पश्चिम तथा मध्य भारत और चौथा भाग है दक्षिण भारत, ठीक है। प्रथम भाग में क्या है, पश्चिमोत्तर उत्तर भारत में हिंद यवन राजा, दूसरे शक और तीसरे कुषाण। इस क्षेत्र में किनका राज था, हिंद यवन, शक और कुषाण शासकों का शासन था। उत्तर तथा मध्य भारत में पहले होता है शुंग वंश का शासन, फिर कणव और फिर गुप्त वंश का शासन, ठीक है। पश्चिम तथा मध्य भारत में आते हैं सातवाहन वंश और फिर आते हैं वाकाटक वंश के। और दक्षिण भारत में क्या है, 2200 से 18 वर्ष पूर्व तक तो चोल, चेर, पांड्य का था और 1500 वर्ष पूर्व चालुक्य तथा पल्लव वंश का शासन था, ठीक है। तो इन सभी के बारे में क्या है, सिक्कों, पांडुलिपियों, पुस्तकों के द्वारा सभी के बारे में जो पुरातत्व अवशेष मिलते हैं, पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उनसे क्या है कई जानकारियाँ इनके बारे में प्राप्त होती हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हमने पढ़ा भी है। चोल, चेर, पांड्यों के लिए द्वारा या चालुक्य या पल्लव वंश के द्वारा जो कुछ भी कृतियाँ हमें देखी हैं, पाई हैं। मौर्य वंश के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है और इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण शासक होंगे उनके बारे में अपने आगे भी पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो ये सब कुछ रहता है, ठीक है। तो यहाँ अपना यह कंसेप्ट पूरा होता है। 8 संख्या 8 को अपने स्टार्ट करते हैं इसके द्वारा। एक बार आपके नोट डाउन करने के लिए इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। मौर्य वंश स्थापना लगभग 2300 वर्ष पूर्व, पतन लगभग 2200 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब मौर्य वंश के बाद भारत के अलग अलग भागों को देखते हैं। तो पहला भाग रहता है पश्चिमोत्तर, उत्तर भारत। यहाँ पर शासक रहते हैं
वंश, शासक वंश रहते हैं। एक तो हिंद यवन, ठीक है, जिनका शासन यहाँ पर 2200 वर्ष के बाद पश्चिमोत्तर भारत में शुरू होता है, लगभग 100 सालों के लिए, ठीक है। हिंद यवन के बाद यहाँ पर शासन करने के लिए आते हैं शक वंश के, शक वंश। उसके बाद शक वंश के बाद कुषाण शासक यहाँ पर शासन करने के लिए आते हैं। यह प्रथम भाग रहता है मौर्य साम्राज्य के बाद का, ठीक है। तो ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं अपने। मध्य भारत, तो मध्य भारत के अंदर सबसे पहले जो वंश की शुरुआत होती है वह पहला आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद जो शासन करने के लिए आते हैं कण्व वंश, और शुंग के बाद कण्व, और कण्व के बाद गुप्त। फिर मध्य भारत के बाद की बात करें अपने, ठीक है, तीसरे नंबर पर मध्य तथा पश्चिम भारत। तो इसमें पहले नंबर पर शासन करने के लिए आते हैं शक। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर क्या है, शक का शासन रहता है, और उसके बाद सातवाहन वहाँ पर शासन करते हैं, ठीक है, कुछ समय तक शक, फिर सातवाहन, और सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पर आएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 वर्ष पूर्व तक तो शासन करते हैं चोल, चेर, पांड्य। 1500 वर्ष पूर्व आते हैं चालुक्य वंश और पल्लव वंश, ठीक है। तो इसको क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट में समझने के लिए। तो चलिए फिर अपने चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के अंतर्गत क्या रहता है कि जो हमारा चैप्टर का नाम है, जैसे कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, तो गांव को खुशहाल करने के लिए और शहरों को समृद्ध करने के लिए जो उस समय की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी यानी कृषि थी, उसमें सुधार करना आवश्यक था। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि में सुधार किस प्रकार से किया गया।
नेक्स्ट इस चैप्टर में अपने देखेंगे कि जो कृषि में सुधार किया गया था, उसके अलावा जो ग्रामीण जीवन था या जो शहरी जीवन था उस समय का, वो कैसा रहा था, किस प्रकार से वहाँ की साधारण जनता रहती थी। हमने अभी तक क्या है राजाओं के बारे में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या है साधारण जनता के बारे में बिल्कुल भी जानने का प्रयास नहीं किया है। तो सबसे पहले क्या है अपने साधारण जनता के बारे में जानेंगे, और उससे पहले पढ़ते हैं कि कृषि के लिए सुधार क्या किए गए थे। तो पहला जो पॉइंट रहता है आपका इस चैप्टर का, वह रहता है कि लोहे के औजार और खेती, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि शुरुआत में इतिहास के क्या होता है, लोहे के औजार उपयोग में नहीं होते हैं, पाषाणकालीन युग होता है, लेकिन एक समय आने के बाद क्या है लोहे के औजार उपयोग में लिए जाने लगते हैं। अध्याय 5 में हमने पढ़ा है कि कृषि में सुधार करने के लिए क्या है लोहे का फाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे क्या है जो कठोर ज़मीन होती थी उसमें भी क्या है बुआई की जा सकती थी, जिससे पैदावार अच्छी होती थी, ठीक है। तो उपमहाद्वीप जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें लगभग 3000 वर्ष पूर्व क्या है खेती के लिए लोहे के औजारों की आवश्यकता होनी शुरू होती है। तीन 3000 वर्ष पूर्व लोहे के औजार की आवश्यकता शुरू होती है और उसकी ज़रूरत के अनुसार लोग यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। इसका साक्ष्य ये मिलता है कि महापाषाण युगीन जो कब्रें मिली हैं उनके अंतर्गत अपने देखते हैं, जैसे कि अध्याय 4 में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोहे के औजार जो हैं वो उन कब्रों के साथ मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो उनके प्रियजन थे उनके साथ वह इस प्रकार के औजारों को भी दफनाते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या है लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हल के फाल आदि के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा है कि जंगलों को साफ़ करने के लिए उन्होंने कुल्हाड़ियों को बनाया था। कुल्हाड़ियाँ जो उनके द्वारा उपयोग में ली जाती थी उनका उपयोग करने शुरू कर दिया था उन्होंने। और क्या है लकड़ी का जो हल होता था उसका जो फाल का हिस्सा है जो फाल वाला हिस्सा है ये वाला, वहाँ क्या है लोहे का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम कौन कौन से थे। तो उसमें सबसे पहला जो कदम आता है वह आता है सिंचाई का। सिंचाई क्या है, जो समृद्ध गांव बने हुए थे, जैसा कि हमने पढ़ा है समृद्ध शहर खुशहाल गांव, तो जो समृद्ध गांव थे के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का रहना मुश्किल था। क्योंकि क्या है जैसे आज भी हमारी जो वास्तविक जीवन है उसका आधार गांव ही है। भारत गांव का भारत जो है वो गांव का देश कहलाता है। तो गांव के अंदर समृद्धि लाना, खुशहाली लाना या वहाँ की पैदावार बढ़ाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था राजाओं के लिए। यानी उस समय के राजा जो थे वो बिना गाँव के जीवन सोच भी नहीं सकते थे, या उनका राज्य जो था वो बिना गांव के चल नहीं सकता था। जिसके लिए वो क्या है कृषि के विकास के लिए नए औजार, रोपाई के महत्वपूर्ण कदम उनके रहते थे। उसी तरह की सिंचाई के लिए भी वो क्या है काफ़ी उपयोगी साबित रहते थे। वो नहरें, कुएं, तालाब, ठीक है, इनका निर्माण करवाना ज़रूरी हो गया था उनके लिए, या फिर कृत्रिम जलाशय आदि का वो निर्माण क्या है करवाया करते थे, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ हो गई थी यह है, ठीक है। क्योंकि क्यों ज़रूरी थे गांव उनके लिए, क्योंकि वहाँ के लोग क्या करेंगे परिश्रम करेंगे, ठीक है। अगर गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो वहाँ के लोग क्या करेंगे परिश्रम करेंगे। परिश्रम करेंगे तो क्या होगा
किसानों की फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी तो किसानों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, किसानों को लाभ मिलेगा कब मिलेगा, जब उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, उत्पादन जब अधिक होगा तो कर यानी टैक्स कर अधिक लिया जा सकेगा, और राजा अगर कर अधिक वसूल कर सकता है तो फिर वो क्या है, सिंचाई या कृषि सुधार हेतु अन्य कार्य पर धन खर्च कर सकेगा, और साथ ही साथ उसको क्या है, अधिक से अधिक कर की प्राप्ति हो सकेगी। ठीक है, इसीलिए क्या है, जो सिंचाई या कृषि था, कृषि विभाग था, उसमें सुधार करना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, कि जो आपके चैप्टर का है कि गांव में रहते कौन थे। ठीक है, गांव का जीवन, ठीक है, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था या गांव में रहते कौन थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। उत्तर भारत हो, उत्तर व दक्षिण भारत में 3 प्रकार के लोग रहते थे। उन 3 प्रकार के लोगों को समझते हैं कि कौन से प्रकार के लोग क्या करते थे। तो पहला क्या है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलता कहते हैं। वेलाता, वेलाता क्या है, सॉरी, वेलाला, वेलाला क्या होगा, बड़े भूस्वामी। कहाँ पर, तमिल के अंदर बड़े भूस्वामियों को वेलाला कहा जाता था। ठीक है, दूसरे होते थे साधारण हलवाहा को उणवार, उण और हा, उणवार। ये क्या होते थे भाई, साधारण हलवाहा। साधारण हलवाहे होते थे। हलवाई यानी हलवाई नहीं है, ये हल को चलाने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आते थे, 3 प्रकार के लोग बोला है मैंने, तीसरे नंबर पर जो लोग आते थे इनको कहते थे केडीसीआर, केडीसीआर, या फिर इनका एक और नाम होता था अधिमई। अधिमई 2 भाग रहते थे इसके, एक तो केडेसियार और अधिमई। ये क्या होते थे, ये रहते थे भाई जो भूमिहीन मजदूर होते थे, मजदूर, या फिर जो दास होते थे वह यह कहलाते थे। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जिन वंशों को समझाया गया था, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में बताया गया था, उन वंशों के अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उनको क्या है याद कीजिए। और उसके बाद इस चैप्टर के जो ये 3 भाग रहते हैं, किसानों के और सिंचाई हेतु क्या सुधार किए गए थे,